चलो बहुत चैप्टर के बीच में बहुत अजीब एकलव्य आपकी कॉपी बच रही है ना सर वो साइन करा के लाए हैं बस लाना बस लाने में आप याद रखें डेली के लिए तुम्हारे लिए। अब नंबर ऑफ अरे तुम्हें बता देते हमें भी करा दी। तुम लोगों को दुष्यंत सर ने वो एंटरप्रेन्योरशिप से वो क्वेश्चन नहीं करवाया ना, मतलब एक्स्ट्रा करवा दिए और किसी से करवा दिए? एआई की तरह इंट्रोडक्शन तो उसी के हम पे कोई तो लाई देखिए कितने हैं 10 अरे बोला 10 मैं तो 10 मैं बैठा हमें एक आगे वो देख मैं कल देखो कितने की पार्टी चाहिए शेयर करूँ तेरे से भी चाहिए, ठीक है ना अर्पिता? मेरे हाउस हाँ देना पड़ेगा। ये अपनी से भी उसको 50 मिलने वाले। और भैया आपके 2 3 पार्टी ये मेरा टोटल है 10 रुपए वाले बहन मैं तो वही बता रही हूँ। ये 10 रुपए वाले आराम से 7 तो पैसे नहीं 70 रुपए ही हो गए और 50 की हो गए 70 50 120 एक पार्टी रहने की खुशी में पार्टी है ना। हाँ रहने की खुशी में पार्टी 80 मार्क्स नहीं ये तो सारे टेक्स्ट वाले की खुशी में पार्टी सर ये लोग पेन के बंडल बना के लेके आए आपको रिटर्न करने के कल भी लिए ऑफर 50 रुपए लेके आए ये लोग। मास्क पहने ये नए हैं सारे सारे चला के देखने हैं सर कल तक ऑफर है क्या वाला सर कल भी लाऊंगा 5 वाले एक ही बार डांस में लगाए अभी कोई नहीं चलेगा हटो या तो दूसरा से ले सकते हो ये तो बात इसको भी ले सकते हो सुनना सारे ये बात है तुम्हें नोट्स लिखवा देती है ये राइटिंग जज मत करना, राइटिंग 12 चैप्टर पूरे ले लो ये हो गए और 5 सब नए हैं ना तो किसी बच्चे को दे तो ऐसा ना ये कितना अरे यार सर कल भी नहीं वाला नहीं ये और सर ये 2 भी रख लो, ये भी दिया मुझे सर आपका सीरीज सुना नहीं कर पापा से ये सही पेन है ना मतलब चलो में तो नहीं है ना सर ये भी नहीं यूज किए हैं सर ये 2 भी यूज नहीं किए हैं इस चीज की वजह से बात कर क्या निकाल चलो आगे बढ़े सर 10 सर मिलेगा सर 10 रुपए तो 2 रुपए क्या सर 10 रुपए भी 2 और तक दिए थे ना वो ऐसी फ्री के हो गए मेरे 2 के मत दिया करो पूरे 2 50 समझ में आई बात नेक्स्ट टाइम 50 दे तो दिए
और घर जाके और मेरे पास और भी है, मैं कॉन्फिडेंट मैंने पैसे तो मेरे पास थोड़े मतलब पेन अगर सर वो दे दो ना, उसको पार्टी करनी है, क्यों रखे वैसे। मेरे पास ये है ऐसे गली वाले हैं, बिल्कुल यूज और होने चाहिए। जैसे आपने 15 में हम नहीं दे पाएंगे, 50 रुपए। यार इनकी मैं देखना चलो। स्ट्रिक्ट नोट्स लिखता हूँ। नाउ बड़ा को याद करते समय एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा नंबर का आ रहा है। हाँ नहीं क्या? हमें नहीं मिला आपका पेपर, वो उसमें नाम नहीं लिखा होगा, वही पढ़े हैं। अभी भी और किया है मैंने 100-150 तक का लिया होगा। ये और सारे लगे हुए हैं एग्जाम। तेरा पेपर मेरे पास से ले लेना। स्कूल में ना समाज में सारा पेपर दिया है, ऋषिमल सर ने। ये देख लो कर सर ने क्या दिया सबको। और क्या? तूने मिस कर दिया, तू लेट हो गया इसलिए मेरे को पैसे कट गए। हम सबको मिल गए है ना एक लोग। मेरे पास भी है। नाम नहीं लिखा होगा, हमें मिल नहीं रहा है। पुराने में देखो हम कहाँ से देख पाएंगे। ये देखो कौन कौन आ गया, ये शिका आ गई ना, ये शिका इसी में पढ़े हैं, लेकिन वो है कि नाम नहीं है तो स्कूल में। ये तो मेरा है। मेरे टेस्ट के साथ आपने सोमया का टेस्ट चला लेंगे। मेरा पेपर किसी और के पास नहीं चला गया। जा सकते हैं 10 वालों के पास। मैंने पूरा नहीं चलता है यार। सुबह फ्रेंड को देखे रखने बस मैं कर चुका दूँ और इनको पार्टी करनी पड़ेगी। बहुत पैसे दिया अभी तो मेरे को। देखो इन्हीं में से होंगे, हमें ऐसे मालूम नहीं है ना ये किस चीज़ का है। बस दिखाना पड़ेगा। मेरे को 10 रुपये देंगे। मेरे को एक्टिविटीज खिला दो। हाँ मेरे को भी ये देखो 2 बॉक्स देखते हैं अभी देखते हैं। अभी पहले 200-300 चाहिए मेरे को। आप बोलो कि दीदी भैया कुछ खा लेंगे मुझे मतलब नहीं है तुमसे, हमें मतलब वो बना हमें मतलब नहीं है तुमसे। मेरे पार्टी सब लेते हुए बोले अरे पहले के मिक्स है। चलो मालूम नहीं चल रहा जब होगा। और एक आध में नहीं भी आई होगी तुमको क्या पता। कल वाले तो ये तो वो क्या नाउ दिखा है मिला नहीं, ये हो सकता है। मेरा भी इनाम ले लिया। सर दिखा सर हमारे भी हो सकते हैं। मेरे तो होंगे नहीं। वो बताइए लेके आना। इसका चांस है, चलो इसके चांस हो। चलो मैं उसकी दे दी ऊपर उड़ाएगी। नाउ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक ओ हाँ अरे मुझे लगा था वो शुरू कर देंगे। शुरू होने वाला बस ये खत्म होने वाला। नाउ ओके प्लास्टिक्स वैक्यूम्स। अरे मैं लगा देंगे बेटा आपको कोई दिक्कत नहीं। वो हर डे का हो गया आप दे देना उसको। क्वेश्चन लिखिएगा। फंडामेंटल में 8 नंबर का आ रहा है। 16 का हो गया। Okay, now get set, keep quiet. So vacuoles,
वैक्यूल्स के इसके बारे में, प्लास्टिक्स के बारे में देखिए। प्लास्टिक्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। हम लोगों में प्लास्टिक्स नहीं है, ये उसको रंग देते हैं क्या? आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, प्रेजेंट, बैठो अर्पिता, प्लांट सेल। तो प्लास्टिक्स दो तरीके के हैं, एक क्या है और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट, और दूसरा है सफेनॉन क्रोमोप्लास्ट। सर रहने दो। थोड़ा सा हवा आ जाए फिर बाद में। तो क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस है, और ये क्या है? कलरफुल। अगर मान लीजिए ये ग्रीन कलर देता है तो उसे क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसका ऐसा ग्रीन कलर होगा और उसमें बहुत सारे स्ट्रोमा होंगे। ऐसा स्ट्रक्चर दिखाया है कि नहीं आपको टीवी पे? गड्डी गड्डी लगी रहती है, खाना बना रहता है, बंडल्स ऑफ रोटियां। ये क्लोरोफिल है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कंटेन्स मैग्नीशियम, जिससे खाना बनाता है। ये ग्रीन ग्रीन है, ये सब क्या है? ग्रीन ग्रीन। तो इसकी वजह से इसका रंग भी कैसा है? हरा। तो इसी की वजह से खाना बनता है, क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल्स, और इस पूरी गड्डी को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। और रोडोप्लास्ट, क्या इससे रेड कलर आता है? और इससे कौन सा कलर आता है? ग्रीन। दैट इज ज़ैंथोप्लास्ट, ब्राउन येलो। जैसे ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, येलो एंड ऑरेंज कैरेट में होता है। हाँ, और फेइयोप्लास्ट, ब्राउन। प्लास्ट ब्राउन। तो प्लास्टिक्स का काम है कि पौधों की पत्तियों को अलग अलग रंग देना, जिससे कि इंसेक्ट्स उसकी ओर आकर्षित हो सकें और उसका पॉलिनेशन करा सकें। अब जरा देखिए कि जैसे कभी किसी ने एलोवेरा खाया है? नहीं। एलोवेरा बिल्कुल कलरलेस होता है, तो कलरलेस होता है, ठीक है कि नहीं? तो उन सब में क्या होगा कि ल्यूकोप्लास्ट होगा, कलरलेस है। अब जरा देखें, द प्लास्टिक कंटेन्स इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। प्लास्टिक्स में क्या क्या चीजें होंगी? Plastics contains its own DNA and ribosomes। तो इसकी वजह से क्या होता है? So they can make their, जब उसके पास अपना DNA, तो डीएनए से कोड ले लेगा राइबोसोम। क्या कर रहा हूँ? मुझे कोड दो, मुझे जाना प्रोटीन बनाना। सर ये जो कोड होता है वो जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में डीएनए ट्रांसफर होता है वैसे उसी तरीके से उससे कोड लेगा, कैसे कैसे बनाना है वहाँ जाके बना देगा प्रोटीन। तो उसके साथ स्ट्रोमा पे बैठ के बनाएगा। तो राइबोसोम जाके सर पहुंचेगा और फिर वो प्रोटीन। हाँ, इसी स्ट्रोमा पे बैठ के बना देगा। ये राइबोसोम। अब देखो, एक देयर ओन प्रोटीन। So who is responsible for making lysosome? बोलो। लाइसोसोम या राइबोसोम? लाइसोसोम। लाइसोसोम। अच्छा बताया सोम ने। किसी ने भी बोला, लेकिन रिप्रेजेंट तो वही कर रही क्लास को। So now vacuoles are stronger sacs। वैक्यूल्स क्या होते हैं? किसी भी प्लांट में, तो ये जैसे प्लांट का मेम्ब्रेन है,
प्लांट सेल वॉल होगी क्या, तो सेल वॉल इसको ढकेगी, सेल वॉल है, तो इसमें एक सेंट्रल वैक्यूल होगा और ये न्यूक्लियस होगा, साइड वाइज लोकेटेड। इस वैक्यूल का काम क्या है? So vacuoles are storage sacs. Vacuole storage की थैली है। Vacuoles are storage sacs. Sacs, ठीक है? For ये स्टोर करते हैं and occupy 50 to 90% volume in plant. In animals, mostly vacuoles are sent. In animals, स्मॉल क्या? या तो स्मॉल भी हो सकते हैं, और either small, ये रिक्तिकाएं कहलाती हैं, either small और एब्सेंट। इनका काम क्या है? ये अच्छी चीजों को भी रखते हैं, दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स, ये टर्जिडिटी भी देते हैं, इट गिव्स दृढ़ता, शेप देता है, शेप। टर्जिडिटी टू प्लांट्स एंड स्टोर एमिनो एसिड से अंशिका क्या बनता है? बोलो। They store amino acids, sugars भी करते हैं and some protein भी रखते हैं and some protein। इसके अलावा it also जो वैक्यूल्स होते हैं तो समटाइम्स दे कंटेन्स, कुछ ऐसे भी वैक्यूल्स होते हैं जैसे अमीबा में फूड वैक्यूल होता है, खाना अंदर ले आता है, तो उसको क्या कहते हैं? अवेस्ट वैक्यूल्स भी होता है। जैसे अमीबा देखो, ये अमीबा टेढ़ा मेढ़ा है और इसने मान लीजिए इसके पास पैरामीशियम आ गया तो खाना खाया, हमने वीडियो तो देखा है ना पहले। अमीबा धीरे धीरे इसको अंदर ले लेगा, तो अंदर ले लेगा तो क्या इसके साथ कुछ पानी भी ले लेगा इस पैरामीशियम के साथ। ये फूड वैक्यूल है, ये क्या है? फूड वैक्यूल, और ये इसका न्यूक्लियस है, बोलो। तो ये फूड आइटम है, और ये क्या है इसका? स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट, झूठे पैर। तो फूड वैक्यूल बन गया। अब इसने इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ा और क्या डाइजेस्ट कर लिया, तो डाइजेस्ट करने के बाद फूड इज डाइजेस्टेड, नाउ इट इज वेस्ट वैक्यूल। सब क्या बचा? फूड इज डाइजेस्टेड, तो ये क्या हो गया? वेस्ट वैक्यूल। अब वेस्ट वैक्यूल को क्या किया जाएगा? क्या बाहर निकाल दिया जाएगा? सो वेस्ट वैक्यूल इज नाउ एक्सपेल्ड आउट। Waste vacuoles is now expelled out। तो ये वेस्ट वैक्यूल बाहर निकाल दिया, तो और ये न्यूक्लियस है इसमें। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे जो इसने अंदर दिया? एंडोसाइटोसिस, और इसको साइटोसिस। समझ में आ गई बात? नाउ क्वेश्चन इज देयर, हाउ अमीबा टेक्स इट्स न्यूट्रिशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नाउ सर अब अभी लिखा देते हैं, बस आप लिख दो। बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलना नहीं है, बस लिखते जाओ। अब पेपर 80 नंबर का आएगा। हाँ बता दिया। पर स्कूल लेवल पे बने। आशा मैम बना रही है लेकिन हमारी को आशा। और ग्रेविटेशन काट दिया, फोर्थ Yes. काट दिया ना। पूरे केवी 2 का काट दिया। फोर्थ भी काट दिया। नहीं, वो निकालना है। 3 लोग तो क्या काटेंगे?
न्यूट्रिशन कई तरीके से होता है। सबसे पहले न्यूट्रिशन में दैट इज न्यूट्रिशन takes place in 5 steps। बस 5 steps। हाँ, 5 steps में होता है। पहले engulfing of food। पिछली बार ही था। क्या था? हैं? पिछली बार जो था तो बहुत आसान था। अच्छा अच्छा, तो प्लेस इजी वर्डिंग होनी चाहिए। कोई बात नहीं। अब जरा देखो, हाँ रे when food particle come nearer amoeba, it extends its pseudopodia around it। देख रहे हो आप pseudopodia उसके चारों तरफ फैला रहा है। around it and engulf the food, क्या उसे निगल लेता है? engulf the food, it is called, इसे क्या कहेंगे? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। जिसे engulf में समझ में आए तो ट्रैप कर लेना। तो पिनोसाइटोसिस जब खाना खाए तो फैगोसाइटोसिस ये ले लेता है। नाउ स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर रिलीज्ड ऑन फूड वैक्यूल। जो फूड का इसका वैक्यूल बन गया है तो उस पे डाइजेस्टिव एंजाइम एंड फूड इज डाइजेस्टेड एंड ये एब्जॉर्ब्ड इन कंप्लीट अमीबा। जब डाइजेशन हो गया तो उसके न्यूट्रिशन क्या हो जाएंगे? पूरी बॉडी में फैल जाएंगे। न्यूट्रिशन का मतलब समझती हो? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वो जो भी चीजें होंगी वो सारा पूरे में बैठ जाएगा। तो डाइजेस्ट नहीं होगा कि उसी में डाइजेस्ट हुआ, और डाइजेस्ट होने के बाद क्या एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा? एंड एब्जॉर्ब इन कंप्लीट सेल। Whatever is undigested is called waste vacuole। उसे क्या कहेंगे? वेस्ट वैक्यूम। देख लो वो वेस्ट वैक्यूल है, क्योंकि अब ये बच गया। पैरामीशन तो खा लिया गया, कुछ तो बचा। वेस्ट वैक्यूल, it is thrown out of the body, it is thrown out of the cell, उसमें से ये बाहर फेंक दिया जाएगा। It is called exocytosis। कल 10 से 12 क्लास होगी, जो लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं आ जाए। सर 11 से वो स्कूल हाँ सर 11 से रख दो। 11:30 से रख लो, क्योंकि कल हमारा हाफ डे है तो हम आ जाएंगे। ऐसा है? 10:30 तक छुट्टी हो जाएगी। हमारा है किस हमारा स्कूल? है। किस स्कूल? KV1 KV1 में और कितने लोग हैं? एक ही है। कोई बात नहीं, 11:30 का। सर हम तो स्कूल जाएंगे ना। तुम क्या? बताना। मैं तो प्रिपरेशन लीव ले हाँ, रहा हूँ। preparation ले जो रहे हो। अगर नहीं जा रहे वो आ जाए, उनको हम कुछ सर तो शाम को रख लो ना। शाम की है। शाम की है। ये उनके लिए जो ये एक एक्स्ट्रा क्लास है, जो नहीं जा रहे हम प्रिपेयर करा देंगे उनको। तो स्कूल जाना भी तो जरूरी है। हाँ तो तुम लोग स्कूल जाओ। तो नहीं बात कर रहे ना, मैं सर से बात कर रही हूँ ना। मतलब जो नहीं जा रहे हैं उनके लिए हम यहाँ प्रिपेयर करा देंगे, घर में कहाँ बैठे रहेंगे। वो भी ऐसे घर बैठे बोर हो जाएंगे। तो इट इज कॉल्ड, मैं नहीं जा रही। जो भी 4-5 लोग नहीं जा रहे हैं उनको हम क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चंस करा देंगे। इट इज सोन आउट ऑफ द सेल, इट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। अब जरा देखो, कैन यू नेम 2 सेल ऑर्गेनल्स? सो क्वेश्चन है कि
जिनके अपने जेनेटिक मटेरियल होते हैं। So can you name 2 cell organelles having their own genetic material? तो वैक्यूल में तो नहीं है, ये किसमें है? प्लास्टिड्स में है। आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। सो अब देखिए, where are proteins synthesized inside cell? Proteins synthesized inside cell। सेल के अंदर ये कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? नहीं, ये होते हैं। Now difference between plant cell and animal cell जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। वो सब आप कर लेना, बाकी सब इम्पोर्टेंट है लेकिन आप खुद कर लोगे, है ना? चलिए, सो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। हाँ, सब आने वाला है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में मैं करा दूँ, एक दो बचे फिर एटेंशन मॉलिक्यूल। प्लांट सेल, एनिमल सेल। केस स्टडी। अब जरा देखो, शाम की कल केस स्टडी शाम करा दूँ। अब जरा देखते हैं कि एनिमल सेल हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल। जो केस स्टडी बोल रहे थे तो ग्राफ के हिसाब से दिया है ना पैसे उसके हिसाब से बस बुक से दे देंगे, आंसर आपको मन से देना। वो जो केस स्टडी वही आती हैं, वो हम करा देंगे। जो केस स्टडी आती नहीं है ना, उन्हीं में से उठाते हैं। और वो CBSE की केस स्टडी है, तो अगर आपको घर में भी देखना है तो NCERT CBSE का पैटर्न Difference between plant cell and animal cell। हाँ दिया हुआ है। हाँ सर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ही पढ़ा दो। हाँ सर लिखा है ये। अरे ये रहा सर, है लिखा हुआ। यही है ना, आपने जो लिखा है सर, लिखा हुआ है ये रहा। पर इसने काफी है। एक साथ मारा जाएगा। अरे देखो It is larger in size. It is smaller in size. आपस में बात करने से कुछ नहीं होगा। So have a rectangular fixed shape या hexagonal shape होता है। Have rectangular शेप, और इसका क्या होता है? ओवल। इट इज ओवल और राउंड शेप्स। वॉक्यूल्स और सेंट्रली साइड वाइज लोकेटेड और सेंट्रली लोकेटेड। सेल वॉल होता है।
cell wall is present, And wall is not present. made of cellulose. cell wall is not present. They do not have centriole. Centriole भी नहीं. ठीक है. Centrole. सेंट्रियोल इसमें क्या है? प्रेजेंट इन लोअर फॉर्म ऑफ. तो सेंट्रियोल्स आर नॉट प्रेजेंट, सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं. मोस्टली एब्सेंट को. और सेंट्रियोल्स आर सेल डिवीजन में काम आते हैं. सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट. अच्छा, इसमें क्या होगा कि प्लांट सेल में क्या लाइसोसोम होते हैं या नहीं होते? Yes sir, sir होते हैं सर. तो इसमें डिफाइन नहीं होते हैं. एनिमल सेल डोंट कंटेन. हाँ, बुक में दिया पढ़ो देखो. Vacuoles are centrally located और साक्षी मॉलिक्यूलर मास का है ना? क्या चीज बोल रही थी? मैम ने दिया था मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने का क्वेश्चन. large vacuoles centrally located. और इसमें कैसा होगा? Small vacuoles. अब जरा देखें कि food is reserved in form of starch. Food is reserved बोलो, बताओ, सेंटेंस पूरा करो. वहाँ तो बात कर रही हो ना, यहाँ भी तो हेल्प करो. सर लोग बोल रहे हैं अरे बोलने दो उनको, तुम इस सेंटेंस को पूरा करो. दो तरफ दिमाग लगाओ ना. वो तो जानती है क्या लिखना है. तुम जानती हो? बोल दो बेटा. So these are the various differences. प्लांट्स सारे बड़े होते हैं, वो छोटे होते हैं. इनमें बड़े वैक्यूल हैं, उनमें छोटे वैक्यूल हैं. समझ में आया कि नहीं? So now let us come to atoms and molecules. Atoms and molecules में आइए. नाइन्थ का ही शो चलता है, जो भी है सिलेबस, क्योंकि बात ही करते रहते हैं. इनको चुप कराते रहो आधे घंटे पहले. हाँ, बसी में पढ़ के ही पूरा कर लेते हैं सिलेबस. चल की इनको जरूरती नहीं. और से पूछेंगे मुझे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बता दो. या पढ़ो ना, आराम रहवा उनसे पूछे दो और कॉन्सेप्ट पे 2 पॉइंट बता दो. चलो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. तो इसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल में एटम क्या है? एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. Of matter which cannot be further divided. Which can not be further divided. All substance in universe are made of atoms. All जितने भी
चीजें हैं वो किससे मिलके बनी है? जैसे जितने भी वर्ड्स हैं क्या वो अल्फाबेट से बने हैं? मेड ऑफ एटम्स। ये बात समझ में आ गई? अब जरा देखो, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ एटम फॉर्म्स, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा कह रहे हैं। ग्रुप ऑफ अच्छा सेम सिमिलर काइंड ऑफ एटम फॉर्म एलिमेंट। अगर मैं बात करूं कि ये सिमिलर H2 हाइड्रोजन गैस है, मान लो इसमें H2 का मॉलिक्यूल भी है, लेकिन एटम तो एक ही तरीके के हैं, तो सिमिलर काइंड ऑफ एटम से क्या ये हाइड्रोजन गैस बनी हुई है? तो ये एलिमेंट हुआ, हाइड्रोजन इन एलिमेंटल फॉर्म। ऐसे ही टोटल कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है। तो एटम भी कितने तरीके के होंगे? 118। एज देयर आर 118 टाइप्स ऑफ एटम्स, so there are सर ऐसी बढ़ा दो 118, ठीक है। सर पहले 180 बढ़ा दे। एलिमेंट्स आएगा ना सर? पहले 180 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आएगा ना, फिर आएगा सर 118 टाइप्स ऑफ एटम्स है, इसीलिए 118 टाइप्स ऑफ क्या हुए? एलिमेंट। मान लो जैसे तुम्हें संतरे की अलग ढेरी लगानी है, तरबूज की अलग ढेरी लगानी है, अगर 10 तरीके के फल हैं तो 10 तरीके की तो ढेरी लगाओगे, है ना? इट इज ए काइंड ऑफ ढेरी को क्या कहेंगे? स्टैकिंग कर, क्या स्टैक लगाओगे, ठीक है। तो 118 टाइप्स के एटम है। तो आयरन में आयरन एलिमेंट में किसके एटम्स होंगे? तो आयरन एटम ले लो, तो उसमें सभी Fe के एटम होंगे। आयरन एलिमेंट में Fe के ही एटम होंगे आयरन एलिमेंट में। तो अगर आपके हाथ में आयरन की एक कील है या नील है, तो वो एलिमेंट हुआ, और उसके अंदर सारे एटम किसके हुए? जो तुम गोल्ड का बुंदा पहने हो, क्या उसमें सारे गोल्ड के एटम हैं? और गोल्ड एलिमेंट है। सब बट प्योर गोल्ड तो बहुत ज्यादा होता ना, सॉफ्ट। तो आपको जो भी मैं प्योर गोल्ड की बात कर, थोड़ा तो पिलाते हैं, प्योर गोल्ड तो होता ही नहीं। कोई बात नहीं, आयरन होता तो है, लेकिन उसमें मिक्सिंग कर देते हैं जिससे थोड़ा हार्ड बने, ठीक है, ज्वेलरी के लिए। तो इस तरीके से आयरन एलिमेंट हुए, ठीक है। तो उस तरीके से बहुत सारे एटम भी हो गए ना। अब हम देखेंगे लोअर नेचर वाले, और ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, किस टाइप से क्या बोलते छोटे हैं? छोटे जिनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं। अब जरा देखो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन। So what does it mean by chemical bond? केमिकल बॉन्ड क्या होता है? When two atoms, जब दो एटम क्या करें? When केमिकली कंबाइंड two atoms, ठीक है, combine with each other, either by sharing of electron or transfer of electron, then such bond is called, केमिकल बॉन्ड such bond is called chemical bond, ठीक है। They do so to form, to complete their object. ऐसा वे क्यों करते हैं? They do so to complete their object, या फिर डुप्लेट, या इलेक्ट्रॉन क्या करें? अपने आउटर मोस्ट
इलेक्ट्रॉनों को दे दें या ले लें या शेयर कर दें, तो ऐसे बॉन्ड्स को क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। जैसे ये देखो, सर 2 आइटम के बीच हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में सबसे बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। और इसमें भी क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही दिखाया जाता है, आउटर में वैलेंस 1 है, तो ये हाइड्रोजन इससे बोलेगा देखो तुम अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, तो ये कहेगा तुम भी अपना मुझे दे दो, तो इसके 2 गए। फिर से देखो, हाइड्रोजन में क्या 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, और दूसरे वाले में कैसा होगा? 1। वो कहता है, ये दोनों कहते हैं कि हम क्यों ना इतने करीब आ जाएं कि हमारी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएं। तो फिर अगर ये लोग अपनी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो ये और जो दूसरे की है, ये ओवरलैप, ये इंटरसेक्ट हुआ ना। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप। एग्जैक्ट होगा। ओवरलैप तो ऐसा कवर कर नहीं, लेगी। ऐसा नहीं है कि उस वो पूरी तरीके से जैसे सुपर इम्पोज की आप बात कर वो रहे हैं। इंटरसेक्ट हुआ ना दोनों। इंटरसेक्ट में, और ये सुपर इम्पोज है और ये ओवरलैप। जब थोड़ा सा भी अगर हो गया तो इसे क्या कहेंगे? हमें तो लैब का मतलब भाई हमने तो बीएससी तक ऐसे ही पढ़ा है। अब आपके पास और है, समझ आया ना? इट इज सुपर इम्पोज है और इसको ओवरलैप कहते हैं। चाहे जितनी भी केमिस्ट्री में कहीं हमने ऐसा नहीं देखा, आप पहली बार ऐसा कि कितना भी हो, अगर कुछ भी पोर्शन है तो सम पोर्शन में भी ओवरलैपिंग होती है किसी चीज की किसी पर, एग्जैक्ट ऊपर है तो क्या तो सुपर इम्पोज। लिटरल आप देख लेना। अब देखो इतनी बात समझ आ गई, तो यहाँ पर बोलो इसकी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 2 है, तो इसने इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, इसका जैसे तुम्हारे पास भी एक टिफिन है, मेरे पास भी, तुम भी यहाँ रखो और हम भी अपना रखें, और दोनों टिफिन फिर हमारे भी हुए तुम्हारे भी हुए, तो 2 नहीं हो गए? थे 1, लेकिन दोनों ने बीच में रख दिए, तो दोनों हम भी अपना माने, दोनों तुम भी अपना मानो। अब जरा तो ये चीज है, तो ये कैसे बना बताओ? ये केमिकल बॉन्ड बन गया। आंचल ये किस वजह से केमिकल बॉन्ड बना? जैसे आंचल ने बताया भाई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। और क्या फिर इसे H ऐसे बनाएंगे और H2 बनाएंगे, तो बाई केमिकल बॉन्ड मॉलिक्यूल्स आर when atoms combine by chemical bonds then the molecules are formed। क्या बन गया? ये H2 का मॉलिक्यूल। जरा फिर से देखो, ऑक्सीजन में गरिमा आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताने तो देखें, थोड़ा तो पता चले। अभी परसों हाँ सही बता रहे हैं, बोलो। ये ठीक है, 6। ये ज्यादा ठीक था। मतलब ऐसे कह दो सर ये क्या चीज आप पूछ रहे हैं, तो ये इसमें टैलेंट भी आ जाता है। तो यहाँ तक समझ आ गई कि आउटर में 6 हैं, टोटल 8 होते हैं कि नहीं ऑक्सीजन में? तो 8 में 2 और 6 हुआ, तो ये अगर इसका 2 ले लें, कहे कि भाई तुम्हारे 2 हमारी ऑर्बिट में ओवरलैप कर जाए, तो कहेगा तुम भी अपना 2 ओवरलैप, तो इस सर्कल के अंदर 8 हो गए और इस सर्कल के अंदर 8 हो गए। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ने आपस में बॉन्ड बना लिया, क्या 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है? तुम 2 टिफिन आगे रखो, हम भी 2 रखें, तो 2 शेयरिंग हो गई। तो जो 2 की कमी थी, क्या उसने इससे लेके अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया? 6 ही थे, उसने सोचा 2 हम ले, लेकिन तुम्हें किसी से 2 चीज लेनी है तो तुम्हें भी उसकी 2 सेवा करनी पड़ेगी, तब तो तुम्हारी वो 2 सेवा करेगा। तो इसने अपना 2 दिया, तब तो 2 मिला। तो ये क्या बना बताओ? अच्छा आप जरा देखो, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं गरिमा? अपनी ये ज्यादा ठीक कर रहा है। 5 है ना? तो मालूम है कि 2 और 5, इसलिए ईशान का ज्यादा ठीक है। सही की कोई कीमत नहीं है, गलत की वैल्यू है आजकल। अरे तो मैंने सही बोला, सही की ज्यादा कीमत है, सही के नंबर टेस्ट सब है, सब 99% लाते हैं, जो 50% लाए उसकी पूजा है। 90% सब लाते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये N है, तो N में आउटर मोस्ट में कितना है? 5।
और दूसरा 5। तो इसने कहा कि कितने की कमी है? 3 की। तो इससे कहेगा अपने 3 हमें दे दो। तो कहेगा देखो तुमने हमसे 3 लिए, तुम भी तो दो, यही तो शेयरिंग है। जब तुम 3 टिफिन शेयर कर रहे हो तो बीच में 3 रखो, तुम 3 रखो तो हम भी 3 रखो। तो अब ये क्या हो गया? क्या इनमें ट्रिपल बॉन्ड हो गया? तो क्या ये N2 का मॉलिक्यूल हो गया? 8 हो गया ना, आउटर में 8 हो गया। तो इससे N2 का मॉलिक्यूल बना और इनके N2 का यानी नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो इनके बीच में क्यों हो रहा है इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग? जिससे कि इनका ऑक्टेट पूरा हो जाए, बोर एंड बरी का रूल फॉलो हो जाए। आउटर में सभी ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। जरा आप मुझे बताइए सृष्टि, अब आपसे पूछा जाएगा कि कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने? एक सेकेंड, आउटर मोस्ट में ना 4। सही कहती हो। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 8 है ना, 6। दिमाग की तेज हो। तो अब ये देखो, ये बोलो इसको क्या करना चाहिए? 2 लेना चाहिए। ले लेगा, ये कहेगा मुझे 2 दे दो, मेरे 8 तो पूरे हों। और इसे क्या करना चाहिए? इसको 2 लेना चाहिए। ले लेगा, कहेगा मेरे 2 पूरे कर दो। इस कार्बन को क्या करना चाहिए? 4 लेने। दोनों ने मेरा 2-2 लिया है, अब तुम भी अपना 2-2 दो। हिसाब सही हो तो क्या इस सर्कल में 8 हो गए? तो क्या इसने इसके साथ डबल बॉन्ड बनाया? तो क्या ये CO2 मॉलिक्यूल हो गया? हो गया। क्या इस मॉलिक्यूल में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम कंबाइन हुए हैं? और एक फिक्स्ड रेशो में, यानी C और O का क्या रेशो है? 1:2। तो ये CO2 बन गया कि नहीं? तो ये किसका मॉलिक्यूल है? कंपाउंड का। जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम हो वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल कहलाता है। जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम हो, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट 2 तरीके के होते हैं। ये किसका मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल तो है, जब केमिकल बॉन्ड बन गया तो मॉलिक्यूल हो गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2। So it is CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ। सर ये पंखा बंद कर दो। बोलो किसका बताओ? मॉलिक्यूल ऑफ। बोलो, जब डिफरेंट एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाएं फिक्स्ड रेशो में, so when different kinds of atom chemically combine in fixed ratio, then the molecule form is molecule का हमने कहीं लिखी डेफिनेशन? नहीं लिखी। तो मॉलिक्यूल की तो पहले लिखो, इसको नोट करें। क्या? और आउटर मोस्ट वैलेंस वाले ही तो रिएक्ट करते हैं, कोर वाले थोड़ी ना करेंगे। चलो इसको नोट करो, फिर हम और आगे बताएं। क्रॉस वाला मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये CO2 का बैक साइड कैसे बनेगा? ऐसा वाला क्रॉस वाला यूरेनियम नाइट्रोजन। फुल फॉर्म लिख देते हैं, फ्लोरीन लिखा था, यूरेनियम नाइट्रोजन, उसके अंदर में दिमाग डाला हुआ है, जगह ये शेयरिंग होता है। मैंने कुछ भी समझ लीजिए कुछ चीजें। ये अगर चैप्टर को आपको आगे समझना है तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, समझ से जाइएगा। So I am explaining it elaborately. However, if you find any difficulty, then please query it. So molecule, हाँ बोलो। Atom is the smallest particle, वो तो पता है, but which participate in the chemical reaction? ये लाइन किसने बोली थी? वो जो भी हो, अब आगे देखो कि एटम्स ऐसा हमें कुछ जानकारी नहीं, इसलिए हम बता नहीं सकते। जनरली a group of Well, or more एटम्स, ठीक है, ऑफ सेम काइंड और डिफरेंट काइंड केमिकली कंबाइंड। फिर फिक्स रेशो नहीं बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेम काइंड है, उनमें क्या रेशो?
रेशो थोड़ी ना होगा HH में। When atoms of same kind or different kind chemically combine, then they form molecule. सर ये नहीं लिख सकते क्या? A molecule is in a general a group of 2 or more atoms that are chemically bound. अभी लिखता हूँ, अच्छी डेफिनेशन बताइए। Same इसकी kind definition? or When atom of different kind, ठीक है? Chemically combine. सर डिफरेंट साइन कहते हैं, सेम साइन में पता लग जाता है। ठीक है? Then they form molecule. अब ये ईशान वो डेफिनेशन बताएंगे जो सृष्टि ने रिपीट की है। इनका इंटेलिजेंस देखना है, मैंने तो रिपीट की। वही ये बता देंगे। बोलो, क्योंकि इंटेलिजेंस है, कॉमन इंटेलिजेंस। तो ईशान हम लोगों के सामने इसका मुजाहरा पेश करेंगे। सो जैसा कि ईशान ने बताया, ए ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, a group of 2 or more atoms chemically bonded with each other forms molecule. डिफरेंट काइंड के होंगे तो फिक्स वो तो बात अलग है। ग्रुप ऑफ 2 और more atoms, ठीक है, chemically bonded with each other, chemically bonded with each other. Other forms. सर सेम काइंड का तो ठीक है, लेकिन डिफरेंट काइंड ये जो एटम्स केमिकली कंबाइंड हो रहे हैं उनका तो फिक्स रेशियो होना चाहिए ना। तो हम वो सब लिख देंगे बाद में। अभी सिर्फ केमिकली बॉन्डेड हैं, तो वो बात नहीं की Now, what does it mean by molecule of element? आंचल ध्रुव से बता देंगे। देखो वो कह रहा है कि आंचल से सब पूछते हैं और ये बायस्ड है, नहीं लड़कों का भी हमें दुख नहीं है। बेटा आप ये ज्यादा अच्छा है। क्या बोला? बोला कुछ भी हो, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन बोलने का तरीका ही इतना मेस्मराइजिंग है, लुभावना है, कृष्ण भगवान के मंत्र मुग्ध करने वाला, मेस्मराइजिंग। So when atoms of same kind, ठीक है, are chemically bonded, सही बोल रहा था, then they form molecule of element. देख लो, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इसका टाइप है ए, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल के दो टाइप हैं, ये इसके डिविजन्स हैं। सर इसको फ्लो चार्ट में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, फ्लो चार्ट बना देंगे। H2O2 N2 Cl2 F2, ये सारे S8P4। ओजोन जानते हो? ठीक है। नाउ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, जो कि सौम्या बताने जा रहे हैं। When atoms of different kind are chemically bonded in fixed ratio, then they form molecule of compound. When atoms of different kinds are chemically bonded, वो chemically bond हो जाएंगे। सर S8 क्या है? S8 क्या है? ये सल्फर है, ऑक्साइड टॉनिक होता है। S8 हाँ, सल्फर एक एटम से मिलकर बनता है। S8 बोला, 8 S8 Then O3 क्या? ओजोन। अच्छा O3 होता है। सल्फर येलो होता है कि नहीं? येलो डिब्बी दिखाई कि नहीं? ये रहा है ना। Then chemically bonded in fixed ये सल्फर रेशियो। ratio
It forms molecule of compound. अमितेश, इसके चार अमितेश हैं, चार एग्जाम्पल बताओ। सर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, सर H2SO4 और H2SO4 सर C6 H12 और H12 सर और H2SO4 और सर CO6 सर CO3 बता ही नहीं रहे कितना है। CO2 मैं पत्ते नहीं खोलना। सर NH4 और yes sir NH3 और सर CuSO4 सब आयनिक कंपाउंड बताना। आयनिक कंपाउंड कोई मॉलिक्यूल होता ही नहीं। देखो सर NaCl नहीं आयनिक कंपाउंड थोड़े ना मॉलिक्यूल होते हैं। ये आयनिक कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल है। शुगर आए तो क्या वो NaCl के पहाड़ खड़े हैं, कह दो यही तो मॉलिक्यूल। एक प्लस एक माइनस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टेड है जो फ्रीली घूम सके। शुगर का आपने एक बार आयंस नहीं होते हैं इसमें ट्रांसफर नहीं होता है। मॉलिक्यूल्स आर ओनली फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो ट्रांसफर नहीं हो सकता इसमें। ना आयंस की मत बात करो। So molecules are only formed, ये नोट लिख लो, by sharing of electron। शुगर हमारा सर दोबारा बोलना। सर शुगर और शुगर की are सॉल्ट अभी तो बोल रहा है formed, अभी कुछ बता रहा हूँ उसको मैं, by sharing of शुगर का इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ आ गई? और ट्रांसफर से आयनिक कंपाउंड बनेंगे। तो एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ये सब कोवेलेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड है, आपस में एक दूसरे से वैलेंसी शेयर है। तो कोवेलेंस, तुम्हारी वैलेंसी हमारी, हमारी वैलेंसी तुम्हारी। अब जरा चेक करो, कोई मुझे बताए, मुझे लगता है एकलव्य मेरी मदद कर सकेंगे। ये H है और ये H है। तो O के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो डोंट टेक यू आर टेकिंग टेक। समझ आई? तो ये इससे एक लेकर डुप्लेट पूरा कर लिया। O पे 6 था कि नहीं? अब क्या इसने इससे लेकर डुप्लेट पूरा किया? बोलो भाई, एक ले लेगा तो 2 हो जाएंगे नहीं? ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 8। क्या इसने ऑक्टेट पूरा किया? देखो एक एक इससे बोला, तुमने हमारा एक लिया तो हम भी तुम्हारा। तो ये क्या बन गया? तो क्या बना बताओ? H2O बना। NH3 N में कितने होते हैं आउटर में? अभिषेक N में आउटर में 5। सही है। तो 5 में ये और 3 हाइड्रोजन आ गए। बोले कि मेरे को एक एक की जरूरत है, मेरा डुप्लेट हो जाए। बोला हाँ ले लीजिए, क्यों नहीं। ये अपने आपके लिए ही अलग अलग डायरेक्शन में रखते हैं। जब उन लोगों ने ले लिया, बोला अच्छा ऐसा करो, तुमने तो लिया है, मुझको भी एक एक ले लो। बार्टर सिस्टम। ये इनका भी क्योंकि एक एक दिया था तो एक एक लिया, तो क्या 8 हो गए? बार्टर सिस्टम। तो इस NH3 क्या ये अमोनिया है? समझ में आ गई बात? और ये वाटर मॉलिक्यूल। तो अब आपको सर याशिका कोई क्वेरी है, हाँ? ये पूछ रही है जैसे उसको हमने CO2 बोला, हाँ। तो इसको हम OH2 क्यों नहीं बोलते? ये ऐसा पूछ रही है। H2 OH2 ऐसा हम इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि जो पॉजिटिव होता है उसको पहले लिखते हैं। जैसे NaCl बोलते हैं, Cl नहीं बोलते हैं, जो देने वाला होता है। इसी तरीके से H2O में O बेईमानी कर लेगा। पहले तो इनसे कह रहा है कि ठीक है चलो साथ साथ हम लोग बनाए, फिर धीरे धीरे से दोनों डिफरेंट फिर बात बोलेगा दूसरे, तो अच्छा जाओ निकलो अब यहाँ से, और H+ बना के निकालेगा, उसका इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा और एसिड बना देगा H+। ये बहुत बड़ा बेईमान है।
जो जिसने O से शेयरिंग की उसको अपना इलेक्ट्रॉन गंवाना पड़ेगा। मतलब ये H प्लस बना के छोड़ देगा, क्या कर जाओ। लिख सकते हैं हैं? H2 लिख सकते हैं नहीं H2O तो लिखेंगे क्योंकि H प्लस में है ना, तो प्लस वाला पहले लिखा जाता है, माइनस वाला बाद में। यहाँ भी देख रहे हो अपने Cl माइनस Na नहीं लिखा जा सकता, हमेशा मेटल पहले और नॉन मेटल, यही नियम है। अब जरा देखें कि हम लोगों ने मॉलिक्यूल तो पढ़ लिया, अब हम आगे देखें कि कुछ चीजें हैं। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ केमिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स सुन ले आप, ये एक इसमें स्पेटुला ली और इसके अंदर ही मैंने फिलामेंट डाल दिया। अब फिलामेंट डाल के इसमें एक प्लस था एक माइनस था, इसमें स्पार्क दिया तो इसके अंदर जो कोयला रखा था वो जल गया। मतलब इसके अंदर हमने एक चम्मच में कोयला रख दिया था, दो तरफ से स्पार्क दिया, स्पार्क होते हो जैसे जलने वाला, तो वो जल गया। अब जलने के बाद जब कार्बन को ऑक्सीजन मिली तो क्या वो उसने CO2 गैस बना दी। कार्बन का ऑक्सीजन तो CO2 गैस है जो हम लोग एक्सहेल भी करते हैं। लेकिन जब मैंने इसे जलाया नहीं, तब इसका वेट किया तो मैंने देखा कि ये 44 ग्राम आ रहा है, और जब ये जल गया तो अब इस स्पेटुला में कुछ बचा नहीं, और इस बीकर में या ठीक है तो इसमें कुछ नहीं बचा, लेकिन वजन करने पे ये जो है 44 ग्राम आ गया। तो ली शेटलियर इस बात पर आश्चर्यचकित हो गए कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन नो मास इज क्रिएटेड और नॉट केमिकल इट इज मैरिली a readjustment of various molecules, making and breaking. एटम कहीं गए नहीं, सब अंदर है। अच्छा वो बीकर को हमने ऊपर से बंद कर दिया तो उसमें से एटम निकल ही नहीं पाए। जैसे खिलौने नहीं होते उससे ट्रेन बना लो, प्लेन बना लो, ऐसे ब्लॉक, तो वो हमने इसमें मैरिली रीएडजस्टमेंट ही किया है। तो इन सब के वेट से मतलब मास से अब जैसे देखो कार्बन का आप मुझे बताइए एटॉमिक मास कितना है? अगले चैप्टर में देखो 12 ग्राम था कि नहीं था? एटॉमिक मास 12 U था कि नहीं? अभी अगले वाले में देखा था कि 12 U भाई 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन का मास 1 U। वहाँ पर हम लोगों ने एवरेज एटॉमिक मास निकाला था चीजों का कि नहीं? अच्छा बताओ O2 का कितना हुआ आपको? एक का 16, तो O2 का 32 तो 32 U, इक्वल टू 44। तो क्या ये 44 U हुआ? बोलो मतलब समझो, इन दोनों को जोड़ो, जब ये बना के ये तो टोटल करो 44 U है। ये एक कार्बन है, क्या तुम उस एक कार्बन को देख सकोगी? नहीं। क्या तुम उस एक कार्बन को देख सकोगी? नहीं। आप देख सकेंगे नहीं। अगर मैं सुन लो, इतनी बात समझ आ गई? एक कार्बन का मास कितना है? 12 U। तो अब बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन इन्होंने जो लिया उसमें कोई चेंज नहीं आया। सो अब जरा फिर से आगे बढ़ें। एटॉमिक मास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो भी हो उसका 12 U है। अब एक कार्बन का मास कितना है? एटॉमिक मास 12 U। एक कार्बन का कितना मास है? इस कार्बन का मास है 12 U। बोलो, और ऑक्सीजन का कितना मास है? 16 U। और O2 ले लिया मॉलिक्यूल 32 ये बात समझ आ गई? अब देखो कि यहाँ पर 1 U कितना है? 10 पॉइंट माइनस रुक जाओ, ये भी बता रहे, ये भी बता दो, बहुत अच्छा पेपर है। तो 1 U is 1.660 10 to the power -27 kg है। कैसे ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। 1.660। इन्होंने कहा कि 1.66056, यार इसे करना ही नहीं, हाँ नहीं आएगा। ये करना ही नहीं। लेकिन यहाँ जो U है ना, पता तो होना चाहिए कितना है।
डेसिमल के बाद 27 जीरो लगाना इतनी छोटी चीज है ये, तभी तो देख नहीं पा रहे। और लेकिन इसके कितने एटम ले लिए जाए, आवागाद्रो ने कहा ये मत याद करो, वो उन्होंने बोला तुम इसके इतने पार्टिकल ले लो तो ये चीज 12 ग्राम हो जाए। मॉलिक्यूलर कंपाउंड। सुनो मोल सिखा रहा हूँ, सीख लो। तो 1 मोल क्या होता है? 1.6 एंटिटी, कोई भी एंटिटीज या पार्टिकल्स। सुन ले, कुछ चीजें समझ ले तो मुझे सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये एंटिटीज और पार्टिकल इक्वल टू कितने हो जाए? इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर ये 22, ये बड़ी संख्या है, इतने इज कॉल्ड 1 मोल। इसे क्या कहेंगे? 1 मोल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे और क्या कहते हैं? ये बिल्कुल ठीक करें, आवागाड्रो, एमिडियो आवागाड्रो ना, आवागाड्रो नंबर, इसको क्या कहेंगे? चलो अब जरा हम कुछ चीजें और समझे। अच्छा 1 मोल में कितनी संख्या होती है? इधर मत देखो, इधर देखो। 6.022 into 10 to the power। आधा तो उधर ही देखे। 1 मोल में क्या संख्या है? 1 मोल में कितनी संख्या है? 6.022 into 10 to the power 22। 1 यू कितना? 1 यू 1.66056 into 10 is power minus 27. 1 मोल 6.022 into 10 is power minus 22. 1 यू 1.60556 into 10 to the power minus 27. गलत है, डबल 6 है। 1 यू 1.660। साक्षी के पास जाना पड़ेगा। सर हम भी है। ईशान बताओ। 1.66056 1 मोल 1 मोल माइनस को मैंने कम कर दो। और कब हो गया? मुझसे पूछो। 1 यू माइनस 27 क्या बोला मैंने? अब जरा सुनो, बताओ ये मुझे बताइए मास ऑफ 1 H एटम क्या है? सुनो, मास ऑफ 1 H एटम कोई जानता है? 1 यू, क्योंकि 1 यू, यू का मतलब एक प्रोटॉन है तो 1 यू, जितने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है उतने यू लगा दो, क्योंकि एक प्रोटॉन है तो 1 यू। एक तरीके न्यूट्रॉन का भी मास यू ही है, इलेक्ट्रॉन को कोई नहीं देखता, वो छोटे होते हैं। वो जो मास नंबर है वही यू में बदला दो। एटॉमिक नंबर है तो सिर्फ प्रोटॉन आएंगे। ऐसा डबल ना करो, न्यूट्रॉन किसी किसी में ज्यादा भी होते हैं, प्लस न्यूट्रॉन। अब जैसे हीलियम प्रोटॉन आते हैं, मास नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं, तो उनमें ही यू लगा दो, वही मास नंबर है। तो फिर क्लोरीन का 35। क्लोरीन का 35.5, क्योंकि उसमें 2 आइसोटोप हैं। 35 एक 75% है और 25। तो वो उसका एवरेज एटॉमिक मास लिया जाएगा। जिनमें आइसोटोप्स है तो फिर आइसोटोप्स भी लिया जाएगा ना, समझ आई? जो 35 वाले का है उसका 35 यू है, और 37 वाले का 37 यू है। लेकिन क्लास में 75 बच्चे 35 के मास के बैठे हैं और 25 बच्चे से 37 के, तो क्या एवरेज नहीं निकालोगे? अच्छा देखो, अगर सब चीज समझ गई हो तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास बताओ। 1 क्या? एटॉमिक मास 1 यू। सही है। अच्छा ये कह रही है 1 यू, क्या बोल रही? 1 यू। अच्छा जब मैंने अंशिका से पूछा कि मोलर मास बताओ, ये तो एटॉमिक मास बता रहे ना। सर मोलर मास
देख लो कितना अच्छा इन्होंने बता दिया। मोलर मास ऑफ 1H एटम। तो क्या ये 1U में आवागाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 6.022 Na कहते हैं। आवागाड्रो नंबर को क्या कहते हैं? ये देखो आवागाड्रो नंबर क्यों कहते हैं? ये ज्यादा तो 1U को क्या लिखेंगे बताओ? 5 into 10 to the power into 10 to the power माइनस 22 माइनस नहीं लगेगा। माइनस नहीं लगेगा सर माइनस अरे सर कंफ्यूज हो गए। अच्छा सॉरी मैं भी नहीं बोलो सही है। अच्छा हाँ अब सही है। 1U पे हमने लिखा नहीं क्या? हाँ लिखा। हाँ लेकिन हमने उसको हाईलाइट नहीं किया, इसीलिए गड़बड़ हुई ना। अच्छा आज समझ में आ गया? इसको भी हाईलाइट नहीं किया। अब सही है? हाँ सही है। अच्छा बताओ मोलर मास में क्या करोगे? इतने से मल्टीप्लाई कर दो, जहां इतनी संख्या दिख जाए वहां कह देना 1 मोल। जहां किसी बारात में इतनी कचौड़ियां तली जा रही है 1 मोल। किसी के सर में इतने बाल हो तो 1 मोल। इतनी संख्या को 1 मोल। इसको मल्टीप्लाई करो। 10 to the power minus 27। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करो 1.6 था 6 में करोगे क्या 9.6 आएगा? और लेकिन पूरे का करोगे तो सीधा सीधा 10 आएगा। तो इसके आगे भी बहुत कुछ है ना। तो कितना आ गया बताओ? क्या ये केजी है? तो ये 10 into 10 to the power कितना आया? माइनस अरे अरे 5 समझ आया कि नहीं? सर यूनिट ये 23 करो, यहाँ गलती किया है। सर आपने 20 गलती कर दी क्या? अल्लाह सर के नंबर कते हैं -4 -4। अब बताओ 10 to the power 1 मैंने याद किया था। ये कितना आया? -3 अच्छा बताओ केजी से ग्राम में बदलना है तो मैं क्या करूँ? 10 to the power -3 में 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं? अच्छा ये 1000 से क्या मतलब है? 10 to the power -10/3 तो क्या ये 10 to the power -3 0 न्यूटन क्या 1 ग्राम? बोलो 1 मोल इक्वल्स टू 1 ग्राम। ये बात सही नहीं है। 1 मोल पहली बार इन्होंने बहुत 1 मोलर मास बहुत बड़ी बात कही है। नहीं इन्हीं की बात सुनो। ये कह रही हैं कि सुन लो अमितेश भी बहुत अच्छा किया। सबको बता दोगे कि अभी हम बता दें। अमितेश कह रहे हैं कि जिसका 1U into Na को क्या प्रोडक्ट करने से आया 1 ग्राम। तो इन्होंने कहा कि मान लीजिए किसी का एटॉमिक मास 1U है तो मोलर मास क्या है? देखो मोलर मास कितना आया? 1 ग्राम। किसी का एटॉमिक मास अगर मान लीजिए 16U है तो मोलर मास क्या है? 16 ग्राम। क्योंकि U और Na मिल करके 1 ग्राम बना ही लेंगे। 16 किनारे पड़ा रह जाएगा। 16 सेकंड तुम किनारे हटो, अभी हमारा कैलकुलेशन हो रहा है। हाथों मत बीच मत घुसो कैलकुलेशन में गाना 16U है, 16 को किनारे कर देंगे, U और Na मिल करके 1 ग्राम बना देंगे। अब कहेंगे 16 आइए ज्वाइन होइए ग्राम। तो समझ आई? अब मुझे बता दो एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास बोलो और मोलर मास बोलो। बात समझ आया? सुन लो हीलियम का एटॉमिक मास 4 अब तुम सभी लोग बता दोगे तो वो क्या बताएगी? हीलियम का पूछो सही है। अब आप मुझे बताइए H2O मॉलिक्यूल है? तो H2O मॉलिक्यूल में 3 तरीके के एटम है, 2 H है और 1 O है। उसका मॉलिक्यूलर मास बताइए। एक सेकंड रुको। H का मतलब N2 और O का कितना था? 18U है। H2O का मोलर मास बताओ। H2O का मोलर 18 नहीं मैं टैलेंटेड हो तभी बता सकी 18 ग्राम।
अब आप बताइए CO2 का मॉलिक्यूलर मास। देख लो, सृष्टि, अंशिका, ईशान, CO2 का मॉलिक्यूलर मास। देखो एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, सबके एटॉमिक मास जोड़ डालो, मोलर मास। NH3 का मॉलिक्यूलर मास। तो बोल रहे थे कि थोड़ी ना बोल रहा था यार। NH3 44 NH3 N का सोचो मास नंबर 17U। NH3 का कितना आया? 17U। और NH3 का मोलर मास, ठीक है। N2 का सुनो, N2 का मॉलिक्यूलर मास N2 का मॉलिक्यूलर मास बोलो। हाँ 14 समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ आ गई। अब तुम्हें मोलर भी समझ में आ गया ना, मोल 5 है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब कुछ है ही नहीं मोल में, हमने बता दिया आगे काम पड़े। अब आगे बढ़ो। हाँ मुझे नहीं आया तो आप ये समझो कि अगर हमें मोलर मास चाहिए तो क्या इतनी बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करो। कोई भी चीज अगर इतनी ले ली जाए तो क्या वो एक मोल हो जाती है, और उसका जो मास होगा वो क्या कहलाएगा? यहाँ क्या लिखा है? 1 मोल क्या है? वो ढेरी जिसमें इतने पार्टिकल हों उसे एक मोल कहते हैं, और उसके मास को क्या कहते हैं? मोलर मास। और उसके वॉल्यूम को क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम। जितनी जगह ले उसे क्या कहेंगे? और जो इसका वजन हो उसे मोलर मास। तो बोलो एक पार्टिकल का मास ये था, तो बोलो Na। मोलर मास में हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, सब मल्टीप्लाई करने पे 10 आया, 10 टू द पावर -4 आया, फिर -3 आया, kg को ग्राम में बदल दिया, और फिर अल्टीमेटली 1 ग्राम आ गया। तो जिसका एटॉमिक मास 1U था उसका मोलर मास क्या आया? 1 ग्राम। तो जिसका 16U होगा एटॉमिक मास, उसका अगर इतना सारा ले लोगे इतने मोल, तो वो 16 ग्राम नहीं हो जाएगी। एक मोल कोई भी चीज लोगी तो वो चीज किस में बदल जाएगी? ग्राम। और अभी इतना जरूरी भी नहीं है जानना, क्योंकि जो जान सके वो जान लिए, बहुतों ने जान लिया। तो तुम एक बार वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। Now the most necessary thing is 2 chemical laws of chemical combination. क्या? अब जरा देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कर रहे थे? Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. नॉर लगेगा, neither be created nor be destroyed. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ Neither be destroyed nor be created. Nor be created. हाँ वैसे चलो, सही है। that is mass can neither be created Nor be destroyed. Chemical reaction. nor be created nor be Destroyed. destroyed in A chemical reaction. chemical. Mass can neither be created nor be destroyed. यानी किसी केमिकल रिएक्शन में क्या मास डिस्ट्रॉय हो गया? जितना रिएक्शन से पहले था उतना ही उतना ही बाद में होगा। सो अब जरा देखो, कार्बन को O2 से रिएक्ट किया तो क्या बना? CO2. So whatever substance participate in chemical reactions are known as reactants. And whatever is formed during chemical reaction, called product. उसको प्रोडक्ट कहेंगे। तो ये रिएक्टेंट है, और ये क्या है? प्रोडक्ट। और केमिकल रिएक्शन क्या होती है?
केमिकल रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल। एक बार पेपर जल जाए तो क्या फिर से पेपर बना लोगी? ऐसी रिएक्शन दूध से दही बन जाए तो दही से दूध बना लोगे क्या? तो सच रिएक्शंस व्हिच आर इरिवर्सिबल इन नेचर एंड देयर इज रिलीज ऑफ ऑर्डर, रिलीज ऑफ गैस, चेंज इन हीट, ये सब चीजें देखने को मिले। चेंज ऑफ कलर एंड चेंज ऑफ फेज ऑफ मैटर। दूध लिक्विड था और दही जम गई, तो चेंज ऑफ फेज भी तो हो सकता है कि नहीं? जहाँ ये सब चीजें देखने को मिले तो मान लेना चाहिए कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है, और इस प्रकार के समीकरण को रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। अब जरा देखो, नाउ व्हाट इज रिएक्टेंट? गरिमा आप मत बताओ, उसको बताना। मैं हाँ चल बोलो बेटा, अब आप बोलो। ये ठीक है ना? The two elements which take part in chemical reactions known as. Okay, so the reactants which participate in chemical reaction, अगर मैंने कार्बन कितना ले लिया बताओ? 1 मोल ले लो, 12 ग्राम हुआ? हाँ। 1 मोल ले लिया। अच्छा O2 भी ले लो, 1 मोल। 16 ग्राम। 32 ग्राम। एक मॉलिक्यूल कितना है? 32 U है, और उसी की संख्या ले लो तो वही ग्राम बन जाएगा। 32। अच्छा, एक मॉलिक्यूल का मास बताओ, मॉलिक्यूल O2 का। अच्छा, O का भी 16, O2 का भी 16। O2 का 32 ग्राम। मॉलिक्यूल है, अब उसकी उतनी संख्या लो। O2 है ना उसका, तो मॉलिक्यूल लोगे कि काट काट के लेने लग जाओगे? तो CO2 का बताओ मॉलिक्यूलर मास। अभी बताया इन्होंने ईशान। 44। तो 44 ग्राम इसका मोलर मास हुआ। तो ये मुझे बताइए कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हुआ? 44 ग्राम। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट क्या है? 44 ग्राम। इट इज इक्वल टू 44 ग्राम। और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट भी बताइए। 44 ग्राम। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 44 ग्राम। बोथ आर इक्वल, सो इट इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये दोनों इक्वल पाए गए। तो बिफोर केमिकल रिएक्शन व्हाट एवर वाज द मास, आफ्टर केमिकल इक्वेशन द सिमिलर इज फाउंड द मास। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो हमारा कैलकुलेशन है, क्या ये द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार है? द्रव्यमान का mass, it is as per law of conservation of mass. So as mass before reaction किसके इक्वल है? Chemical reaction is equal to mass after chemical reaction. So it is in accordance, ये किसके अनुसार है? With law of conservation of mass. अब गरिमा का क्वेश्चन, थोड़ी बात तो समझ में गरिमा को भी आ गई होगी। अब जरा देखो कि इंटरेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन गरिमा पूछ रही है। ओके। फंडामेंटल पकड़ के पूछना। पेज नंबर 32, पेज 32 कहा गया है 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड। सोडियम कार्बोनेट इथेनोइक एसिड से रिएक्ट किया। हाँ सर देखो। एक ही बात है, इथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड, और इससे क्या बन गया? सोडियम। That is carbon dioxide, water and sodium ethanoate. CO2, water और प्लस सोडियम ethanoate। ये 3 चीज बन गई। अब जरा देखो,
सोडियम कार्बोनेट कितना लिया गया? 5.3 ग्राम। इथेनॉल कैसे? 6 ग्राम। 6 ग्राम। और बना क्या क्या है? 2.2 ग्राम। 0.9 ग्राम। 0.9 ग्राम। 8.2 ग्राम। So total mass of reactants 11.3 ग्राम। 11.3 ग्राम। it is 5.3 plus 6 और प्लस बस इतना ही है, तो कितना हो गया? 11.3 ग्राम। और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स 11.3 ग्राम। that is 2.2 plus 0.9 और प्लस 8.2। इसको आपको अलग से जोड़ना पड़ेगा। 11.3 ग्राम। अच्छा आ गया? हाँ। So as total mass of product reactants is equal to total mass of reactants, and there is no change in mass during chemical reaction, so it is in accordance with law of conservation of mass. total mass of reactants सर ये समझ में नहीं आता। is equal to total mass। यानी अगर हमने बीकर के अंदर रिएक्शन कराई तो इन दोनों को पहले रखा, पहले वेट कर लिया, तो कितना पाया गया? 11.3। और फिर उनकी रिएक्शन हो गई, CO2 बन गया, वाटर बन गया, कुछ गैस बन गई, कुछ इथेनॉइड बन गया, तो उसके बाद फिर अगर वेट करोगे तो कितना पाया जाएगा? तो कुछ मास उसमें डिस्ट्रॉय हुआ। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन नो मास इज डिस्ट्रॉयड और नो मास इज क्रिएटेड। ना उनका मास बढ़ा ना घटा, क्योंकि ऊपर आपने कॉर्क लगा रखी थी, डॉट लगा रखी थी। So total mass of reactant is equal to total mass of total mass of products. So it is as per, ऐसे भी लिख सकते हैं, law of law of conservation of mass। conservation of mass। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट In the chemical combination, the elements. बस। अब जरा देखो, यानी जो भी किसी भी केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट का जो बाई मास रेशो है वो फिक्स्ड है। फिर से देखो कि मान लो H2O ले लें, तो बोलो इसमें H का कितना मास होगा। मान लो 1 मोल ले लिया, तो H का कितना मास है और O का, गरिमा H का कितना मास है? 2 क्या ग्राम में ले लो, मोल में ले लो, 2 ग्राम। 1 मोल सब्सटेंस ले लो, नहीं तो 2 ग्राम। और इसको ले लो, O को 16 ग्राम। तो इनका आपस में रेशो कितना हुआ? 1:8। 2 से डिवाइड कर दो, तो 1:8 का फिक्स रेशो है। यही रहेगा, चाहे तुम यहाँ का पानी पियो, दिल्ली का पानी पियो, मंगल ग्रह में पियो, जूपिटर में जाके हर जगह पानी पियो। अगर वो प्योर है, डिस्टिल्ड है, तो बोलो ये बदला। अगर तुम इतना ही जानती हो, भाई हम ये मानते हैं सौम्या तुम बहुत जानती हो, हम मानते हैं कि कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशो क्या होगा, ये मुझे बता दो। कार्बन का कोई मुझे मोल 12 हाँ 12 और 12 ग्राम। होगा O2 का 32 ग्राम। तो कितना आ गया? अभी काट लो खुद। 4 से कट करो ना, 3:8 आएगा। हाँ 3:8 आया, तो ये फिक्स्ड है। अब जरा अगर ये भाई अगर ये फिक्स्ड है तो अपनी खुद की टेबल निकालो। कौन सी टेबल? आप निकालिए पेज नंबर 36। ये कहाँ पर? 36 में टेबल दी है 3.4, वो निकालो। मिली टेबल 3.4। सो हम इसमें देखें, वो कह रहा है इन एन एलिमेंट द रेशो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर फिक्स्ड बाय मास, कांस्टेंट बाय मास। तो उनका क्या रेशो फिक्स्ड है? In a chemical reaction, हाँ, elements, नहीं, ratio of elements are fixed by mass. तो यही लिख लो।
अब इस चीज को हम लिख लें इन ए केमिकल सब्सटेंस, किसी भी केमिकल सब्सटेंस, किसमें chemical substance, the elements are always present. Or always present in definite proportion by mass. Are always present in definite proportion by mass. by mass. आप चाहे यू में भी ले सकते हैं अगर एटम के लेवल पे लेना चाहते हैं। मैंने मोल के लेवल पे लिया है, नहीं तो यू के लेवल पे ले सर सकते अगर हैं। मोल के लेवल पे लिख के आएंगे तो मोल के लिए काटेंगे। ग्राम आ रहा है। नहीं, आप यू के लेवल पे ही लिख लो। तो मैं यू, क्योंकि मोल अभी आपके में आया नहीं है, क्यों ना यू के लेवल पे लिखा जाए। ठीक। इसलिए, और अगर आपको यू के लेवल पे चाहिए, इनका मास दिया है यहाँ, यू में भी तो सेम ठीक है। वही है भाई, उसको आप अवागाड्रो के इसीलिए बना ही गई है वो नंबर कि जिससे 2 डिजिट ना याद करने पड़े। अब देखो वाटर लिखो, टेबल बना रहा हूँ, तो ये क्या कंपाउंड है? कंपाउंड आप लोग जानते हो क्या होता है? अच्छा वाटर ले लिया, कंबाइंड तो वाटर क्या होता है? क्या H2O? तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो बताओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या होगा? 1:8 बाई मास। तो ऐसे लिखना कि 1 यू ना लिख देना, 2 यू लिखना और 8 यू। देखो मैं मॉलिक्यूल के लेवल पर आ गया। 2 यू 8 ना लिखो, कितना लिखो? 16 क्योंकि 8 ऑक्सीजन में क्या होता है? 16 यू होता है कि नहीं? 8 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। मास नंबर इससे देख सकते हो, टेबल दिया, टेबल देख लो। क्योंकि हम मोल कॉन्सेप्ट वो कह रहे हैं कि मोल कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाया नहीं गया, ग्राम का रिस्क नहीं लेना चाहते। 1:8 बट सिलेबस में नहीं है ये ना। 1:8 किताब में है, सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में नहीं है चलो। किताब में। तू लिख के आ जाना, तेरे को मना नहीं करते। अब देखो अमोनिया क्या है? हमने मना नहीं किया किसी को। देखो N/2H। नाइट्रिक अभी तक देखें, गरिमा बताएंगी N का कितना लिखें? ये हाईली टैलेंटेड है, हर चीज तुरंत बता देंगे। 14 यू और H का कितना लिखें? 3 क्योंकि 3 है तो कितना हुआ? 14:3। अच्छा, ये समझ में आता जा रहा है अभी कि नहीं? थोड़ा थोड़ा का मतलब है N का कितना मोलर मास है, N का कितना एटॉमिक मास है? 14 यू और H का कितना है? 1 यू। तो 3H में मिलके कितना हुआ? आप उस टेबल को नहीं खोल के बैठी क्या? तो बैठी हो तो 1 यू है नहीं, 3H है तो 3 यू नहीं लिखो, तो फिर वही रेशो वो कह दे 14:3 नहीं होता, हम तो H4 का अमोनिया बना दे, तो बात मानोगे तो उसको झूठ मानोगे? झूठ मान देना। तो ये रेशो फिक्स्ड है, अगर कोई फिक्स प्रोपोर्शन में समझ आया, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल फिक्स्ड रेशो में है। CO3 से क्या कार्बन डाइऑक्साइड कभी बनेगा? नहीं तो जब CO2 से बनेगा तो वो रेशो फिक्स्ड होगा, होगा कि नहीं? अच्छा अब जरा देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2, CO2 में C/O लिखो। अब थोड़ा रुक जाना, अब नहीं बताओ C का क्या लिखें, पता चल जाएगा हमको। 12 यू लिख दें एक एटम का, और बोलो O का, क्योंकि 2 है तो क्या लिख दोगी? 32 यू। अब इसको 4 से डिवाइड करो। हाँ, समझ में आ रही बात? वो रहा वहाँ सर, वहीं से चेक देती ना सर। इसमें क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं? क्वेश्चन किसी भी टाइप से होगी तो कॉन्सेप्ट हम लोग समझ रहे हैं कि पहले ये मुझे बताओ, व्हाट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन?
अभी बहुत पीछे से आपको पढ़ाना पड़ेगा। आप पूछो मत क्वेश्चन, क्योंकि आपको चीजें ही नहीं पता है कंपाउंड में क्या होता है कुछ भी। आप अभी आपका ध्यान कहीं और है, एक्चुअली बहुत पीछे हो आप, इस सेंटेंस में ही नहीं पहुंच पाई हो। बोलो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। In a chemical substance, mass is neither created nor destroyed. मैं बताऊं? अच्छा हाँ आप बोलो। In a chemical substance, elements are always present in definite proportion. तो H2O में H और O का क्या रेशो है? H2 हाँ H और O का 1:2 हमें नहीं मालूम, आप बताओ। 1:8। CO2 में C और O का क्या रेशो है? सिंपलीफाई करके बताइए। NH3 में क्या रेशो है NOH का? तो क्या रेशो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन की NH3 बताओ। तो 12:3 गलत है। NH3 में N और H का क्या रेशो है? 3:8। नहीं 14:3 14:3। H2O में H और O का क्या रेशो है? NH3 में CO2 में What is law of constant proportion? Law of constant proportion. In a chemical substance, element is present in a definite proportion. Repeat करो। Present in definite proportion. Why? H2O में H और O का क्या रेशो है? H2O में CO2 में C और O का NH3 में प्रोटीन रेशो गलत है। चलो, तो आपको ये बात पता चल गई कि किसी भी सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स हैं दीज आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। इन एनी केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स are always present in a fixed proportion by mass. Repeat करो। In chemical substance, the elements are always present in a definite proportion by mass. First law बताओ, law of conservation of mass. Conservation of mass का definition? हाँ। एक second. The mass which neither be created or destroyed in a chemical reaction. Law of constant proportion. Always present. Anidesh. Yes, sir. Second, law of constant proportion. Sir, law of sir, in a chemical substance, the compounds are present in गलत। Elements. आप बोलो। elements. So sir. this का Law of constant proportion. in a chemical substance, the elements are always present in a definite proportion by mass. ठीक है, कुछ और बताने फिर पूछेंगे। अब जरा देखो, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम अगला देख लो, टेबल 3.5। ये आयनिक हाँ, ये मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, ये CO है, ये आयनिक कंपाउंड है, क्रिस्टल में होते हैं CO। अच्छा, अब मुझे बताइए कि CaH2O Ca का अवनी क्या है एटॉमिक मास? 40 U और O का क्या है? 16 तो मिला कैसा हुआ, जरा डिवाइड तो करो। 9:2. हाँ?
5:2. 8 से किया ना, सही है। 5:2 का 8 से कट गया। अब आप देखो मैग्नीशियम सल्फाइड, ठीक है, MgS। तो नेहा Mg का मुझे बताओ। 24 आपने O लिख दिया वहाँ पे S होगा। 32 U है। और S का बताओ। 32 32U। याद खोल के बैठे हुए 32। हैं। अभी हम इनसे पूछेंगे, सबसे अभी पता चल जाएगा कितना याद है। अब इसको 8 से डिवाइड करो। सर 3:4. 3:4. 3:4। नाउ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? NaCl। ट्रू। तो Na:2Cl का बताना है। Na का क्या होगा? 23U। और Cl का 35.5U। तो इनका रेशियो क्या हुआ? यही होगा। बोलो, बात समझ में आ गई? सर सोडियम तो 11 नंबर जो भी हो तो 11 अटर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास, मैग्नीशियम का, हीलियम का, कार्बन, 12. सोडियम, 23. मैग्नीशियम, 24. एल्यूमिनियम, 23. एल्यूमिनियम, 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 27 सल्फर, सल्फर जो कैल्शियम, एक बार फिर से देखो, ठीक है। नाउ सोडियम, मैग्नीशियम, ओके, सल्फर, क्लोरीन, 35. कैल्शियम, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऐसे बीच में दो, कार्बन, क्लोरीन, करेक्ट। नाउ हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, गलत है, कार्बन, गलत, मैग्नीशियम, सोडियम, नाउ सृष्टि, मैग्नीशियम, एक सेकंड. ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं चलता है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, चलो। नाउ वी हैव सीन, सर सौम्य बच गई। सौम्य रह गई. सौम्य रह सर नहीं। चलो कुछ चीज पूछ लेते हैं। Ca, कैल्शियम ऑक्साइड में Ca और O का रेशो बताओ। कैल्शियम ऑक्साइड है Ca/40 is to हाँ, बराबर। 40 is to 16 8 is to 11+12 कितना होता है इसमें बोला है तो करेंगे 5:2। मैग्नीशियम सल्फाइड में रेशो बताओ। 3:2। सबसे बड़ी चीज है डाल्टन्स पोस्टुलेट। लिखा हुआ है, अभी से लिखा हुआ है। अभी से लक्ष्य तुम्हारे लक्ष्य
डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी लिखो। 16 + 15 कोई बता दो। 16 + 16 सुने, all atoms are made up of tiny particles on matter। पहला क्या है? All matter is made up of very tiny particles. Matter is made of tiny particles। सभी मेटल किसके बने हैं? Tiny particles. Called atoms। Which participate in a chemical reaction. अब ये एटम्स क्या है? क्या ये अविभाज्य हैं? इनको तोड़ा नहीं जा सकता। Indivisible Particle है। सर एक लाइन आपने लिखी थी। Sir, which participate in a chemical reaction. आगे Sir, हमारे में तो नहीं है। इसमें है। which participate in chemical लिख लो, आपकी बुक में है। Which participate in Chemical reaction. नहीं है इसमें। है। केमिकल। मैं अपनी बुक बर्बाद कर रही हूँ। तो हाँ, फर्स्ट पॉइंट बोलो। मैं बोलूँ तो जाओ पीछे बैठो, जब वो बात कर रहा है तुमसे। यहाँ बोल भी नहीं पा रहे हो कि सर ये हमें परेशान कर रहा है, पढ़ने नहीं दे रहा है। अभी अभी फीवर से उठ के आए हो, वही रिकवर नहीं कर पा रहे हो। जाओ वहां पे ले जा किताब बैठो। इतना डम बन के रहना, सीधे बन के रह रहे हो। वो बोलता जा रहा है तुमसे और चुप बैठे हो यहाँ सीधे बन के। जाओ, वो बाल शोषण हो रहा तुम्हारा। जाओ, बता भी नहीं पाया अभी कल लिखा हुआ। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एटम्स इनडिविजिबल हैं, उनको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जैसे जंबल होते हैं, सिर्फ उनको यहाँ वहां लगा सकते हो। ये नहीं किसी को आधा काट दिया, मतलब तुम सिर्फ उनको जो भी ब्लॉक्स हैं इधर उधर लगा सकते हो, लेकिन तोड़ नहीं सकते हो, काट नहीं सकते हो। सो एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स which पार्टिसिपेट तो करते हैं केमिकल रिएक्शन में, बट इट इज ए मैरिली ए रीअरेंजमेंट। इसको उधर लगा दिया, सी के दोनों तरफ ओ लगा दिए, CO2 बन गया कि नहीं? रीअरेंजमेंट तो कर सकते हो, लेकिन काट सकते हो नहीं। सो एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स Which cannot be created or destroyed in a chemical अब ये reaction. दोनों पॉइंट ध्रुव बताएंगे। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स which cannot be created or destroyed, In a chemical cannot reaction. be created or destroyed in chemical reaction। इंडिविजुअल पार्टिकल से पहले अच्छी बैठता था, वो टॉपर से ना जाने क्या बन गया, वो इतनी बात करता है। अब तुम्हारे भी अंदर ये गट्स नहीं है कि बता सको। बोलो दोनों पॉइंट्स। वेरी गुड, आगे देखो। सो दिमाग के तो तेज हो। थर्ड पॉइंट देखिए, अभी सारे पॉइंट तुम्ही से पूछेंगे। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। मान लो सारे Fe के एटम हैं, तो क्या वे आइडेंटिकल होंगे? इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी की डिफरेंट होंगे। हाँ, तो लिखो इस बात को। एटम्स ऑफ अ गिवन, और सभी बता दोगे तो चॉकलेट भी मिलेगी। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट। सर सिर्फ उसी को मिलेंगे कि हम सुनाएंगे तो हमें भी मिलेगी। आइडेंटिकल पहले उससे पूछ लें। आइडेंटिकल इन मास, जो एक एलिमेंट हो जैसे Fe के, तो क्या भी आइडेंटिकल इन मास होंगे? एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी सबकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स क्या होंगे? बोलो। एटम्स ऑफ different elements
आर डिफरेंट इन मास, वो क्या होंगे बताइए? हैव डिफरेंट मासेस, डिफरेंट masses and different chemical properties, different chemical properties। अब जरा देखिए फिफ्थ, पहले 4 पॉइंट बताओ। All matter will be very tiny particles called atom which participate in the chemical reaction. Atom is indivisible. They cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Atoms of same kind are identical in mass and have same chemical properties. Atoms of different kind have different mass and not same in chemical properties. हाँ, काइंड की जगह एलिमेंट बोल देना, अभी आगे फिर से बुलवाएंगे तो ये एलिमेंट करना, काइंड ना बोल, ठीक है? अब फिफ्थ देखो, एटम कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। क्या ये जो 1:2 का रेशो है बहुत स्मॉल है? कोई ऐसा तो नहीं कर रहे 97:103, कोई कॉम्प्लेक्स रेशो है, बहुत छोटे छोटे रेशो में। सो एटम्स कंबाइन इन रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर, स्मॉल होल नंबर्स, ठीक है, टू फॉर्म कंपाउंड, टू फॉर्म कंपाउंड। और 6 क्या है? The relative numbers and kinds of ये बात सुना है कि वो छोटे छोटे एटम्स कंबाइन इन ए रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। छोटे छोटे नंबर कंबाइन करते हैं कि नहीं, रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। द रिलेटिव नंबर, मान लीजिए C6H12O6 है, तो इनमें क्या इनका जो रिलेटिव नंबर है 1:2:1, यही तो रेशो है। तो जो रिलेटिव नंबर है एंड काइंड्स ऑफ एलिमेंट, कोई कहे मैं तो ग्लूकोज में नाइट्रोजन भी डाल सकता हूँ, तो सही बोला है कि गलत? न नंबर बदल सकता है न काइंड ऑफ एटम। द रिलेटिव नंबर, क्या क्या चीज? रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है, आर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। जो कंपाउंड है उनमें क्या ये कांस्टेंट है? इनमें गिवन कंपाउंड। तो आप ये 6 पॉस्टुलेट्स हमको लिख के दिखा रहे हैं सभी लोग। हाँ, लिख के दिखा दो। हम चाहते हैं सभी को चांस मिले, और 2 लॉ और ये 6 ये दोनों ही बिल्कुल रखे हुए हैं एग्जाम में, सर आपने पिछली बार पक्के पेपर पकाए। में आया भी नहीं था। आ जाएंगे इस बार। आ जाओ फटाफट बिना देरी किए। हाँ सर, चलिए तो मैं यही पेपर दूंगा। हाँ सर, मैं भी इधर ही लेके जाया ये 2 लोग, हाँ, अब ये और साथ में 2 लॉ देखो, ये बुक में भी है। मिटाने में हम चाहते हैं जल्दी से चले जाओ 5 मिनट में, तो ये हम हटाना चाहते हैं। चलिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इतना लिख दो। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, ये 6 मार्क्स का है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये 1 नंबर का है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये भी 1 नंबर का। 6 नंबर, एक नंबर, चलो 8 नंबर। चलिए, दोनों का कर दो, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन सब 1 नंबर 10 का हो जाएगा। करो।
बंद करते हैं।